अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज और स्क्रीन आपको क्लियर है? जी। वॉइस एंड स्क्रीन के बारे में फीडबैक चाहिए। डन। सर, कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज इंटरनल कंट्रोल, और हमने इसमें काफी एरियाज को अनफोल्ड किया था, डिस्कस कर लिया था। बेसिकली एक क्विक सा रिकैप करते हैं और फिर कहानी को आज के स्पेसिफिक एरिया में दाखिल करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, और अगर कुछ रह जाता है तो मैं इस क्लास के बाद आपको वो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। खैर, हमारी कोशिश ये होगी कि 7 बजे तक हम इस चैप्टर को खत्म करें। सर, कल हम लोगों ने ये कहा था कि इंटरनल कंट्रोल वो सिस्टम्स हैं, वो प्रोसेसेस हैं, वो डिजाइन्स हैं जो कि मैनेजमेंट बनाती है, डिजाइन करती है, लगाती है, और उसके बाद उसको मेंटेन करती है ताकि वो अपने जो काम हैं, जो उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्ट लाइक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, लॉज और रेगुलेशंस की कंप्लायंस, उसको अचीव कर सके। और हम लोगों ने ये बात भी की थी कि जो मॉडर्न ऑडिटिंग है आजकल की, वो चलती है सिस्टम बेस्ड अप्रोच के ऊपर। और सिस्टम बेस्ड अप्रोच बेसिकली क्या है कि जितना तुम्हारा कंट्रोल स्ट्रांग होगा, जितना तुम्हारा कंट्रोल रिलायबल होगा, और जितना ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ होगा, जितने इसमें लैग्स कम होंगे, जितना कंट्रोल रिस्क कम होगा, मैं अपना काम कम से कम कर सकता हूँ। तो ऑडिटर की जो रिलायंस है कंट्रोल्स के ऊपर, वो उस वक्त बढ़ती है जब वो कंट्रोल्स प्रॉपरली बने हों। और इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल डिपेंड करती है दो एस्पेक्ट के ऊपर, कंट्रोल की एग्जिस्टेंस और कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो इसका डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ ऑडिट अप्रोच। व्हाट आर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, व्हाट आर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। हम लोगों ने कहा था कि अगर सिस्टम ऑफ कंट्रोल वीक है, इसका मतलब है कि मुझे एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे कंट्रोल्स अच्छे बने हुए हैं, स्ट्रांग बने हुए हैं, तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाऊंगा, और उसके बाद सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के साथ उसको चलाऊंगा। देन देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लेटर। हम लोगों ने कहा था कि ऑडिटर फीडबैक देके जाता है, इसको हम लेटर ऑफ वीकनेस भी कहते हैं। इसमें चार बातें होती हैं जो वीकनेस उसने ऑब्जर्व की हैं। व्हाट वर द पॉसिबल इफेक्ट्स, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज के ऊपर। देन हम लोगों ने कहानी देखी थी, इसकी कुछ जनरल लिमिटेशंस थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि ह्यूमन एरर है, कॉस्ट एरर लगती है, एम्प्लॉयज इसको बहुत इजीली ओवरराइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और कोलिजन के साथ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज निभाना पॉसिबल नहीं है। फिर देयर वर सम प्रॉब्लम्स फॉर स्मॉल एंटिटीज आल्सो। यहाँ पे भी कॉस्ट एक मसला आ रहा था। फिर छोटी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज ज्यादा तादाद में नहीं होते हैं, तो डिफिकल्ट होता है ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना, और वहां पे किसी भी तरह से कोई इंटेग्रिटी या कोई एथिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल एज सच नहीं होता जो कि हमारे कंट्रोल्स को मजबूत कर सके। फिर अगर हम लोग एक्सेसिव रिलाय करते हैं सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसके साथ भी बहुत मसले मसाइल थे जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, कि वो इजीली कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। दे हैव द पावर, दे हैव द एक्सपर्टी, बाकियों के पास वो नॉलेज, वो पावर, वो एक्सपर्टी नहीं होता। लैक ऑफ एविडेंस छोड़ सकते हैं, यानी कि वो कुछ भी बुरा काम कर ले, दे नो द लूप होल्स, और वो अपने अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं छोड़ते। देन वी टॉक्ड अबाउट के कंट्रोल्स कैसे कैसे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं सिस्टम के अंदर। हम लोगों ने कहा था कि नैरेटिव नोट्स, फ्लो चार्ट्स और क्वेश्चन, ये तीन बातें थी जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। नोट्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती हैं, लेंथी होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, और इसके अंदर अपडेट करना मुश्किल होता है। फ्लो चार्ट्स डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर आपको दिखाए जाते हैं। फ्लो चार्ट्स बेसिकली आपको एक विजुअल इम्पैक्ट दे देते हैं, एक विजुअल शो दिखा देते हैं कि भाई सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। डायग्रामेटिक फॉर्म में होते हैं, और इसको बनाने के लिए एक्सपर्टी रिक्वायर होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स बेसिकली क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ऑडिटर यूज करता है। इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये कंट्रोल है नहीं है। तो बेसिकली आंसर यस या नो में हो रहा होता है। अगर तो आंसर यस है, इट मींस कि कंट्रोल मौजूद है, इट मींस कि ओवरऑल कंपनी को स्ट्रेंथ मिली है, ताकत मिली है। और अगर कंट्रोल मौजूद नहीं है, तो ओवरऑल कंपनी के लिए क्या है, वीकनेस। अच्छा, कंट्रोल मौजूद होना काफी नहीं है, उसके बाद हमें उसको इवेलुएट भी करना चाहिए। तो इवेलुएशन के लिए एक और फॉर्म होता है। ये छोटा होता है फ्रॉम आईसीक्यू, क्योंकि इसके अंदर क्या बातें हैं, जो जो बातें आईसीक्यू में यस कर दी गई हैं, वो अब हम यहाँ पे लाके कंफर्म करते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
तो यहाँ पे हम लोग बैड न्यूज तलाश करते हैं, यानी कि हम लोग देखते हैं कि कौन सा कंट्रोल मौजूद तो है मगर सही से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे बैड न्यूज की तलाश होती है। और आईसीक्यू में हम लोग ढूंढते हैं गुड न्यूज कौन कौन सी, यानी कि कौन कौन सा कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। तो सर यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए। यहाँ तक ऑल ओके? देन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। सर 5 एलिमेंट्स हैं: कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटी और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है? बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर पूरी कंपनी किस तरीके से चल रही है, पूरी कंपनी का जनरल एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स कंट्रोल, कंपनी में कितनी अवेयरनेस है, मैनेजमेंट कितने एक्शंस ले रही है इस चीज को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए, कंपनी के लोगों के व्यूज क्या है कंट्रोल्स को लेकर, क्या वो वाकई में सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इसके अंदर मौजूद कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जस्ट लाइक इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे एथिकल वैल्यूज को प्रमोट कर रही है, इन्फोर्स कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। मैनेजमेंट कितनी ज्यादा कॉम्पिटेंट है, किस तरीके से वो लोग काम लेते हैं, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, फिलॉसफी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कितनी प्रोवाइड की गई है, एचआर पॉलिसीज क्या है, एचआर के प्रैक्टिसेस क्या है, कि एचआर वाले सजा देते हैं अगर कोई कंट्रोल लैक हो रहा है तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट ही खराब है, अगर मेरी पहली जो एलिमेंट है उसी में मसला है, तो मेरा कंट्रोल कभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। दिस वाज कंट्रोल इन्वायरमेंट। देन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर क्या बातें थी? आइडेंटिफाई करना, असेस करना और रिस्क को मैनेज करना। कौन से रिस्क को? बिजनेस रिस्क को। यू कैन कॉल इट अ बिजनेस रिस्क एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इनहेरेंट रिस्क। आइडेंटिफाई किया है कि आपने रिकग्नाइज किया है कौन कौन सा रिस्क मौजूद हो सकता है। देन आपने असेस किया है कि वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, और उसके बाद आपने बताया कि आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। और बिजनेस रिस्क किस तरीके से ओमिट किया जा सकता है, इसकी पहचान क्या क्या है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने सवाल में तो बड़ी थॉरोली डिस्कस की हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में हो तो आप सवाल में से वो तमाम बिजनेस रिस्क भी निकाल सकते हैं। सर देन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कैसे कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेटअप्स बनते हैं, कैसे डाटा एंटर होता है, डाटा मैनुअली जा रहा है कंप्यूटराइज्ड वे में जा रहा है, काम खातों पे हो रहा है, एक्सेल पे हो रहा है, या किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा है, रिकॉर्ड्स किस तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे बन रहे हैं, और क्या प्रोसेसेस हैं जिससे कंपनी प्रिपेयर करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सर यहाँ तक हमारी कल कहानी खत्म हुई थी, और कल जितना हम लोगों ने कवर किया था दैट वाज कंप्लीट क्रैमिंग बेस्ड एरिया। उसमें जो कुछ था वो सारा का सारा क्रैमिंग बेस्ड ही था। सर कल के एरिया से कोई सवाल अगर है तो मुझे बताइए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट डे? जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट डे? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहाँ तक ऑल क्लियर है? आगे चला जाए? जी, आगे चले। ओके सर, चौथा है असल में कंट्रोल्स। जो फोर्थ पॉइंट है ना, कंट्रोल एक्टिविटीज, बेसिकली ये है असल में कंट्रोल्स। इन्वायरमेंट भी अच्छा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी हो गया है, और आईएस भी मेंटेन है। अब आपने लगाने हैं कंट्रोल्स, वो स्पेसिफिक पॉलिसीज, वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अदर देन द कंट्रोल इन्वायरमेंट, जो कि आप लगाते हैं ताकि आपका जो फ्रॉड है, जो एरर है, वो प्रिवेंट हो सके, उसको डिटेक्ट किया जाए, और आप उसको करेक्ट भी कर सके। तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन, ये 3 वर्ड्स हैं: प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन।
सर वो स्पेसिफिक पॉलिसीज, वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अदर देन द कंट्रोल इन्वायरमेंट विच आर डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट, जिससे वो कंट्रोल्स को प्रिवेंट, जिससे वो एरर्स को, होने वाले एरर्स को प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सकें, और जो एरर्स हो गए हैं उनको करेक्ट भी किया जा सके। तो इसमें अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, डिटेक्शन की और करेक्शन की, तो जरा पहले इसके ऊपर नजर दे देते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कौन से हैं? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जिनको डिजाइन किया जाता है कि वो किसी भी होने वाले एरर को या इरेगुलरिटी को होने से रोक लें। दे स्टॉप फ्रॉम अकरिंग। जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया, अब सिक्योरिटी गार्ड को बिठाने से चोरी होने के चांसेस कम हो गए। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए आपने पासवर्ड्स लगा दी, ऑथराइजेशन के ऊपर प्रॉपर अप्रूवल लगा दी, ड्यूटीज को आपने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। ये चार कंट्रोल्स कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। फिर डिटेक्टिव कंट्रोल्स, ये ढूंढते हैं एरर्स को और इरेगुलरिटीज को। सर कैसे कैसे ढूंढा जाता है? रिकंसिलेशन करके, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स बना के, कैमरे के थ्रू आप देखते हैं कि चोर कौन था, सिस्टम लॉग्स के थ्रू देखते हैं कि किसकी कॉल आई थी, किसकी कॉल गई थी, कौन आया था, कौन गया था। और पीरियोडिक ऑडिट, हर साल होने वाला ऑडिट भी कंट्रोल्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करता है, होने वाले एरर्स को होने से रोकता है, प्रिवेंट भी करता है और डिटेक्ट भी करता है। फिर वी हैव करेक्टिव कंट्रोल्स, ये वो कंट्रोल्स हैं जो कि एक मसला जो कि ऑलरेडी अगर हो चुका है, एक एरर हो चुका है, एक फ्रॉड हो चुका है, अब इसने उसको आके ठीक करना है, रीस्टोर करना है। आपसे गलती हो गई है, आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं ब्रायन लारा का और आपसे आउट हो गया, आपका टीम प्लेयर आपसे आउट हो गया है, वो 99 पे खड़ा हुआ था, अब आपने उससे पहले बैकअप लिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग गेम के ऊपर उसका बैकअप अपलोड कर देंगे, एग्जिस्टिंग गेम के ऊपर बैकअप अपलोड कर देंगे, तो आपने गेम ऑटोमेटिकली क्या कर दी, करेक्ट कर ली। इरेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए आपने नई पॉलिसीज बना दी, एम्प्लॉयज को प्रिवेंट करने के लिए कि वो फ्यूचर में मसले ना करें उनको पॉजिटिवली ट्रेन कर दिया, कंटिजेंसी प्लानिंग कर दी कि अगर फ्यूचर में ये होगा तो वो करेंगे, वो होगा तो ये करेंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स क्या होती हैं? ऐसी रिपोर्ट्स जो कि सिर्फ आपको मसले मसाइल दिखाएं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 60 व्हाट्सएप ग्रुप है, अब मेरे पास 60 के 60 ग्रुप्स में जाने का टाइम नहीं है, तो मैं अपने टीए को बोलूंगा कि भाई मुझे डे एंड पे बताना कौन से ग्रुप्स हैं जहां मेरा पहुंचना लाजमी है। तो मैं 60 की बजाय जो पांच छह सही वाले ग्रुप्स हैं जहां पे सवाल आया हुआ है, मैं वहां पे जाके आंसर करूंगा, मेरा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज मुझे 60 के 60 ग्रुप से पहले खोलना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मेरे टीए ने मुझे एक एक्सेप्शन रिपोर्ट निकाल के दी कि सर 60 में से ये पांच ग्रुप्स हैं, यहाँ पे जाके देख लें, आपको याद किया जा रहा है। तो सर कंट्रोल्स तीन तरह के होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स। और आई के आपको ये सवाल काफी ज्यादा पसंद है, वो आपको कंट्रोल्स देके पूछता है कि क्लैरिफाई करें कि क्या ये प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है या करेक्टिव है। तो आधे नंबर के लिए एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है आपसे कि आपको 10 तरह के डिफरेंट कंट्रोल्स दे दे और आपसे बोले कि सर आइडेंटिफाई करके बताएं कौन सा प्रिवेंटिव है, कौन सा डिटेक्टिव और कौन सा करेक्टिव है। ये सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ये सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है। अच्छा सर कंट्रोल्स बेसिकली, नंबर वन, अगर हम इसको कैटेगरी वाइज लेके चलें तो एक है परफॉर्मेंस रिव्यू, एक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और एक है फिजिकल कंट्रोल और एक है ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। एक काम करते हैं, एंड से स्टार्ट करते हैं। ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इसमें क्या है कि आपने तीन डिफरेंट बंदे अपॉइंट किए हैं तीन डिफरेंट कामों के लिए। एक बंदा ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करेगा, एक बंदा उसको सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, और एक बंदा उन आए हुए एसेट्स की कस्टडी करेगा। और अगर आप ये तीन काम किसी एक बंदे को दे दें तो वो पैसे खाएगा। क्यों? उसी ने ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करना है, उसने रिकॉर्ड करना है और उसी ने कस्टडी भी करनी है। तो ऑथराइज भी कर दिया खुद ही से, रिकॉर्ड नहीं किया और एसेट्स भी नहीं आए मगर पैसा जेब में आ गया। तो तीन डिफरेंट, ऑथराइज और करेगा, रिकॉर्डिंग और करेगा और कस्टडी और करेगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कार, CAR, कस्टडी, ऑथराइजेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर एक बंदे का किया हुआ काम दूसरा बंदा उठा के उसको चेक कर ले। आपको याद होगा हमने कोड ऑफ एथिक्स में कहा था कि हम लोग अपॉइंट करेंगे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को
कि वो आए और आके वेरीफाई करे कि जो उसने काम किया वो ठीक किया या नहीं किया, जिसके अंदर हमें रिस्क और थ्रेट नजर आ रहा था। तो यू कैन अपॉइंट डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। भाई कस्टडी के लिए कोई और है, ऑथराइजेशन के लिए कोई और है, और रिकॉर्डिंग के लिए कोई और बंदा है। ये है ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। देन फिजिकल कंट्रोल, चोरी होने से रोकने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए, अनऑथराइज्ड यूज से रोकने के लिए आप अपने उन एसेट्स की फिजिकल सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। आपने लगा दिया लॉक, आपने बिछा दी फायरवॉल्स, आपने दीवार पे लगा दिए कांच की बोतलें, जो शीशे होते हैं, आपने पासवर्ड लगा दिया। ये सब क्या है? दीज आर ऑल फिजिकल कंट्रोल्स। दीज आर ऑल फिजिकल कंट्रोल्स। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दो तरह के कंट्रोल्स आते हैं, एक जनरल कंट्रोल्स और एक एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स वो है जो कि पूरे सिस्टम पे लगाए जाते हैं, और सिस्टम के अंदर अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक असर्शन के ऊपर कंट्रोल लगाना है, सिस्टम के ऊपर अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक असर्शन के ऊपर कंट्रोल लगाना है, देन आई गो टुवर्ड्स एप्लीकेशन कंट्रोल। तो जनरल क्या है? जनरल इसके पूरे सेटअप पे लगा हुआ है। और अगर मैं असर्शन वाइज चलूं तो मैं लगाऊंगा एप्लीकेशन कंट्रोल्स। देन परफॉर्मेंस रिव्यू, एक्चुअल हुई हुई परफॉर्मेंस को उठा के कंपेयर करना विद द बजटेड फोरकास्टेड एंड प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट आपके काम को रिव्यू करवा सकती है, आपके काम को कंपेयर करवा सकती है विद योर सबऑर्डिनेट्स, ताकि उनको पता चले कि आप कितना काम कर रहे हैं और आपके साथी कितना काम कर रहे हैं। तो कंट्रोल एक्टिविटी, ये चार बातें, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, और उसके साथ ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ये चार बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं कंट्रोल्स को डेवलप करने में। परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है? दोबारा सुन लें। रिव्यूज एंड एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस द बजटेड एंड फोरकास्टेड, अलोंग विद हम उसको कंपेयर करते हैं प्रायर पीरियड के साथ। मैनेजमेंट इसमें क्या करती है? मैनेजमेंट इसमें प्रॉपरली सुपरवाइज कर रही होती है और वो मिलजुल के काम करती है वो सबऑर्डिनेट्स, ताकि टास्क अचीव हो सके। इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग सिस्टम में कैसे होती है? उसके लिए सिस्टम के ऊपर दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, एक जनरल कंट्रोल और एक एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल। जनरल कंट्रोल पूरे सिस्टम पे होता है, और एप्लीकेशन कंट्रोल डिफरेंट एरियाज पे अलग अलग करके लगाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट असर्शन वाइज इसको लगाया जाता है। देन फिजिकल एक्सेस, लॉक, पासवर्ड, रेटिना स्कैन, ये सब कुछ। एंड कार, कस्टडी किसी और बंदे के पास है, ऑथराइज कोई और बंदा करेगा और रिकॉर्ड कोई और बंदा करेगा। देन सर एंड के ऊपर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, आपने कंट्रोल्स लगा लिए, अब आपने सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर पकड़ पकड़ के इन तमाम कंट्रोल्स को वेरीफाई करना है कि ये कंट्रोल्स ठीक से बने हुए हैं, ठीक से नहीं बने हुए। तो ये पांच एलिमेंट्स हैं। दीज आर द फाइव एलिमेंट्स जो कि मिलते हैं और मिलके एक कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करते हैं। अच्छा, देन अब बात करते हैं हम लोग जनरल कंट्रोल्स की और एप्लीकेशन कंट्रोल्स की। मगर यहां तक मुझे बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी? यहां तक कोई सवाल है तो मुझे बताइए।
ओके, तो सर कंट्रोल्स आईटी सिस्टम के अंदर दो तरह से होते हैं। एक होते हैं जनरल कंट्रोल्स और एक होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स ये वो पॉलिसीज हैं, वो प्रोसीजर्स हैं जो कि पूरे सिस्टम पे लगाए जाते हैं। यानी कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे नहीं है, किसी स्पेसिफिक ऐप पे नहीं है, ये आप पूरे सेटअप के ऊपर लगा लेते हैं। जिस तरह मोबाइल का एक मेन पासवर्ड होता है, वो आपका एक जनरल कंट्रोल है। और अंदर जाके व्हाट्सएप के ऊपर स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट, स्पेसिफिक पासवर्ड, वो उस व्हाट्सएप के लिए स्पेसिफिक कंट्रोल है, यानी कि उस व्हाट्सएप का एप्लीकेशन कंट्रोल है। तो जनरल कंट्रोल्स बेसिकली ओवरऑल पॉलिसीज, ओवरऑल प्रोसीजर्स जो कि सपोर्ट करते हैं किसको, एप्लीकेशन कंट्रोल्स को। अगर जनरल कंट्रोल वीक है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस कि मेरा जो एप्लीकेशन कंट्रोल है वो भी फारिग बना होगा। क्यों? अगर मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगा हुआ ओवरऑल, तो एक रिस्क ये पाया जाता है कि शायद व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई अच्छा पासवर्ड मौजूद ना हो, ये शायद हो ही ना। मगर ये नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि भाई अगर जनरल कंट्रोल ना हो तो एप्लीकेशन कंट्रोल भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन इफ अगर वो मौजूद नहीं है, ऑडिटर सबसे पहले रिव्यू करता है कि क्या जनरल कंट्रोल्स मौजूद हैं, उसका टेस्ट करता है। और अगर वो मौजूद नहीं है, या थोड़े हैं, या इनएडिक्वेट है, तो स्टिल ही शुड चेक एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल। हो सकता है कि वो मौजूद हो। किसी भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर जो मेन जनरल कंट्रोल्स हैं वो क्या है? नंबर वन, उस सिस्टम की डेवलपमेंट, वो सिस्टम कौन बना रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कौन कर रहा है। अगर प्रोग्राम में कोई चेंज आया है तो वो किसकी ऑथराइजेशन से आया है, कौन उसको टेस्ट कर रहा है, कौन उसको रिकॉर्ड कर रहा है। सिस्टम को एक्सेस कौन कौन कर रहा है, किसके पास उसकी एक्सेस है, और कौन ऐसे लोग हैं जो कि अनऑथराइज्ड वे में उसकी एक्सेस कर रहे हैं। और अगर लोग ऐसे हैं तो हमें उनसे प्रिवेंट होना चाहिए और उनके किए हुए काम को चेक करना चाहिए, डिटेक्ट करना चाहिए। सेटअप ऐसा रखें कि लाइट ना जाए, सिस्टम ब्रेकडाउन ना हो, और जो आपके कंट्रोल्स हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूटी के अंदर ऑपरेट करते रहें। तो ये जनरल कंट्रोल्स हैं जो कि पूरे फाइनेंशियल के ऊपर फैले होते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल। ये स्पेसिफिक असर्शन वाइज है। जैसे मैं कहूँ कि आप रेवेन्यू पे अलग से लगा दें, परचेजेस पे अलग से लगा दें, पेरोल पे अलग से लगा दें। अब ये मैनुअल भी हो सकता है और ये कंप्यूटराइज्ड भी लगाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक हेडिंग है नीचे, कंट्रोल वीकनेस एंड द एग्जाम। ये काट दें, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं रही, तो ये आप कट कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको आप काट दें बेशक। ये जो है ना, कंट्रोल वीकनेस एंड द एग्जाम, ये आप काट के खुश हो सकते हैं क्योंकि अब ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके सर, आपने मुझे जरा ये बताइए, क्या कभी मोबाइल का मोबाइल लॉग चेक किया है? उस मोबाइल लॉग में क्या होता है या उस कॉल लॉग में क्या होता है? किसकी कॉल आई है, नंबर सेव है या नहीं है, कॉल कितने टाइम पीरियड के लिए आई है, कब आई है, किस दिन आई है। तो एक पूरा लॉग मेंटेन हो रहा होता है, एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है कि कौन सी चीज किस टाइम पे सिस्टम में एग्जीक्यूट हुई है। कंपनियों में भी ऐसा ही होता है। अगर आप एक सिस्टम पे बैठते हैं जिसकी एक्सेस आपके पास नहीं है, और सिस्टम पे बैठ के आपने पासवर्ड एंटर किया, वो हो गया गलत। जैसे ही वो गलत हुआ, एक सिस्टम से आवाज आई, रॉन्ग पासवर्ड। फिर आपने और किया, फिर आपने और दबाया, फिर आपने और दबाया, पासवर्ड रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो शायद सिस्टम का लगा हुआ कैमरा आपकी फोटो खींच ले, शायद सिस्टम आपको रिकग्नाइज कर ले कि कौन कुर्सी पे बैठ के चीजों को पुश कर रहा है, शायद वो आपका फिंगरप्रिंट स्कैन कर ले। तो बेसिकली एक लॉग उसके अंदर मेंटेन हो रहा होता है जो कि आपको बताएगा कि कौन आया था, कहाँ से आया था, कितना उसने अटेम्प्ट्स लगाई, डाटा उसने कौन सा एक्सेस किया, क्या क्या चेंजेस किए हैं, कब कब चेंजेस किए हैं,
और चेंज्ड फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। इसी तरह मोबाइल्स के अंदर मोबाइल लॉग होता है, कॉल लॉग होता है। कॉल कब आई है, किसकी आई है, नंबर सेव है नहीं है, इससे पहले उस बंदे की कॉल कब आई थी। सीपीयू स्पीड, आप देखते हैं कि सीपीयू की स्पीड कितनी आ रही है। फिर ब्रॉडबैंड स्पीड, नेट की स्पीड, आज इतनी है कल इतनी थी, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। ये है सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग बेसिकली क्या है, टू रिकॉर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स को रिकॉर्ड करना हिस्ट्री वाइज, कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये आपको बना के देगा एक ऑडिट ट्रेल, जिसको आप यूज करते हुए उस सिस्टम के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हो, उस सिस्टम की प्रॉब्लम्स तक पहुंच सकते हो। आई कैप को सिस्टम लॉग की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स बहुत पसंद है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने इस चीज को हल्का नहीं लेना। नाउ देयर कम्स द लास्ट पेज, स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स। मगर इसको शुरू करने से पहले मुझे आपसे पूछना है कि क्या यहां तक कोई सवाल है या नहीं है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, एक दफा जल्दी से देख लें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स। जी सर, अब बात करते हैं ये आखिरी पेज की, दैट इज स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स। स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स, लेट्स से सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस है। सिस्टम के अंदर बच्चों के रोल नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेके 50 तक, और मैंने मार्क्स एंटर करने हैं रोल नंबर 25 के। मैंने एक दफा मार्क्स एंटर कर दिए। अगर मैं रोल नंबर 25 के मार्क्स दोबारा से एंटर करने जा रहा हूं सिस्टम में, तो सिस्टम को चाहिए कि मुझे एक एरर दे। सिस्टम कहेगा रुक जाओ, तुमने पहले भी 25 नंबर के मार्क्स ऐड किए हैं, और अब तुम दोबारा उसी रोल नंबर के अगेंस्ट मार्क्स ऐड कर रहे हो। ये तुम डुप्लीकेट कर रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेट चेक्स फर्स्ट। यानी कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम नई ट्रांजैक्शन को मैच करेगा प्रीवियस इनपुट के साथ, और इंश्योर करेगा कि क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन इस नंबर के ऊपर पहले से रिकॉर्ड तो नहीं की गई। इसका फायदा ये होगा कि सेम इनवॉइसेस जनरेट नहीं हो सकती सेम नंबर्स के साथ। डुप्लीकेट चेक, हर नई ट्रांजैक्शन को मैच करो पिछली ट्रांजैक्शंस के साथ और देखो कि क्या उसी तरह की ट्रांजैक्शन उसी नंबर पे पहले ऐड तो नहीं होगी। और अगर ऐड हुई है तो सिस्टम मुझे एक एरर देगा जिसको कहते हैं डुप्लीकेट चेक, कि भाई ये चीज एक दफा रिकॉर्ड हो चुकी है, अब तुम दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। कंफर्म कर लो क्या वाकई में तुमने ये काम करना है या नहीं करना। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट चेक। उसके बाद कंप्लीटनेस चेक। कंप्लीटनेस चेक, आपने अक्सर गौर किया होगा जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप कोई ना कोई एरिया ब्लैंक छोड़ दें। मगर जब आप ब्लैंक छोड़ के उसको एंटर करने की कोशिश करते हैं तो एक एरर आता है कि तमाम फील्ड्स लाजमी फिल करके आओ। तमाम फील्ड्स लाजमी फिल करके आओ। इसे कहते हैं कंप्लीटनेस चेक। क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस चेक। यानी कि सिस्टम आपको कह रहा है कि भाई हर फील्ड को मैंडेटरी है फिल करना। कोई भी फील्ड खाली नहीं छोड़नी। ना डेट खाली छोड़नी है, ना कस्टमर का नाम खाली छोड़ना है, ना अमाउंट खाली छोड़नी है, ना क्वांटिटी खाली छोड़नी है, ना डेट खाली छोड़नी है, ना नाम खाली छोड़ना है। हर डाटा मुझे फिल किया हुआ चाहिए। ये कहलाता है कंप्लीटनेस चेक। और अगर एक ही कस्टमर में मैं 2 एंट्रीज पास कर दूं एक ही दफा में, तो सिस्टम चीख मारेगा और बोलेगा कि भाई अंधे हो गए हो, तुम एक चीज को 2 दफा रिकॉर्ड कर रहे हो। वो कहलाएगा डुप्लीकेट चेक। फिर सीक्वेंस चेक। सीक्वेंस चेक एक ऐसा कंट्रोल है जो कि ये चेक करता है कि क्या डॉक्यूमेंट सीक्वेंशली नंबर्ड है या नहीं। डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
कोई डॉक्यूमेंट्स मिस तो नहीं हो गए? कोई डॉक्यूमेंट्स मिस तो नहीं हो रहे? तो ये जो तीन चेक्स हैं, सीक्वेंस चेक, कंप्लीटनेस चेक और डुप्लीकेट चेक, मुझे बताइए ये तीनों चेक्स क्लियर? सीक्वेंस, कंप्लीटनेस और डुप्लीकेट चेक। कंप्लीटनेस क्या है कि तमाम फील्ड्स फिल होनी चाहिए, कोई भी फील्ड खाली ना रहे। डुप्लीकेट ये है कि एक ही टाइम पे सेम ट्रांजैक्शंस को हम दो दफा रिकॉर्ड ना कर दें। इससे क्या होगा? सेल डबल रिकॉर्ड हो जाएगी, एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये नहीं करना। सीक्वेंस चेक कि डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, ये तीन चेक्स हो गए। अब आगे चलते हैं। एग्जिस्टेंस चेक। एग्जिस्टेंस चेक, लेट से मेरे पास डेटाबेस में रोल नंबर 51 नहीं आ रहा। मेरे पास डेटाबेस में रोल नंबर 51 नहीं आ रहा और मैंने एंट्री पास करनी है, मैंने गलती से 41 की जगह पे 51 लिख दिया। तो सिस्टम मुझे एक एरर देगा। वो एरर ये देगा कि रोल नंबर 51 इज नॉट फाउंड। रोल नंबर 51 डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, वो मौजूद ही नहीं है। तो सिस्टम मुझे एक एरर रिपोर्ट देगा, लाल रंग की पट्टी मेरे सामने आएगी और सिस्टम से एक आवाज आएगी, डरुंग, जो आवाज ये बताएगी कि भाई तुमने कोई ना कोई काम गलत एंटर कर दिया। ये नंबर, ये नाम, ये कस्टमर तुम्हारी डेटाबेस में है ही नहीं, तो तुम कैसे इसको ढूंढ रहे हो? ये है एग्जिस्टेंस चेक, कि वो मौजूद ही नहीं है डेटाबेस के अंदर। ये है एग्जिस्टेंस चेक। अच्छा, एग्जिस्टेंस चेक तो हमने किया ना किसी स्पेसिफिक रोल नंबर के साथ या किसी स्पेसिफिक नाम के साथ। कभी कभी रेंज चेक भी हमारे काम आ जाता है। रेंज चेक यानी कि ये ऐसा कंट्रोल है जिसके बैक एंड पे ऐसी वर्किंग है कि भाई 1 से लेके 50 तक जितने भी रोल नंबर होंगे वो सारे ऑडिट के हैं। 51 से लेके 100 तक जितने भी रोल नंबर हैं वो सारे बी लॉग के हैं। तो अब अगर मैंने 1 से 50 तक को ऑडिट का कह दिया है और मैं 55 के अंदर ऑडिट ऐड करूंगा, तो सिस्टम चीख मारेगा, कहेगा कि भाई ये रेंज ऑडिट की नहीं है। ये रेंज ऑडिट की नहीं है। ऑडिट की रेंज तुमने क्या डिफाइन की है पहले डेटाबेस के अंदर? 1 से लेके 50 तक। तो काइंडली उसी तक रहो, उससे आगे तुम्हें बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रेंज चेक बेसिकली क्या है कि आप पहले उसको कुछ रेंज डिफाइन करके आते हैं डेटाबेस के अंदर, कि यहां से लेके यहां तक ऑडिट है, फिर यहां से लेके यहां तक बीलो है, फिर यहां से लेके यहां तक सीलो है। तो अगर मैं बीलो वाला रोल नंबर ऑडिट में ऐड करने की कोशिश करूं, तो सिस्टम कहेगा ना, रोल नंबर एग्जिस्ट तो करता है मगर ये ऑडिट का है, ये बीलो का है, ये दूसरे का नहीं है। तो ये क्या है? रेंज चेक। दिस इज कॉल्ड रेंज चेक। तो रेंज चेक बेसिकली उस रेंज के अंदर जाके वेरीफाई करता है, और एग्जिस्टेंस चेक पूरी डेटाबेस को पकड़ के चेक करता है कि क्या ये नंबर मौजूद है या नहीं। अगर मैंने 55 एंटर किया है तो एग्जिस्टेंस चेक कहेगा कि भाई ओके है, मगर रेंज चेक कहेगा कि भाई नहीं, 55 ओके तो है मगर ये ऑडिट का नहीं है, ये बी लॉक है। ये ऑडिट का नहीं, ये बी लॉक है। ओके, हमें ये पांच बातें समझ आ चुकी हैं। हमें रेंज चेक, एग्जिस्टेंस चेक, सीक्वेंस चेक, कंप्लीटनेस चेक और डुप्लीकेट चेक समझ आ गए। पांच चेक्स हमने कवर कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोल टोटल और बैच टोटल। कंट्रोल और बैच टोटल, पहले बात करते हैं बैच टोटल की। नहीं, पहले बात कर लेते हैं कंट्रोल टोटल की। कंट्रोल टोटल क्या है कि आपने अकाउंट बनाए और आपने उसके अंदर सम कर दिया। आपने सम किया अपने कैलकुलेटर के साथ और आंसर आया 365। 365। अब आपने सिस्टम से कहा कि भाई इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करके इसका टोटल निकाल के दो, इसका टोटल निकाल के दो। सिस्टम ने टोटल निकाला 465। इसका मतलब है कि एक आपके पास मैनुअली है और एक आपके पास सिस्टम से आया है।
और अगर दोनों में फर्क आ रहा है तो हम किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, सिस्टम वाले को या दोस्त विच हैव बीन वर्कड विद कैलकुलेटर? डेफिनेटली जो एक्सेल ने हमें डाटा निकाल के दिया है हम उसी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल टोटल। अगर एक अकाउंटेंट 100 एडमिशंस एंटर करता है डेटाबेस के अंदर, और उन 100 एडमिशंस के साथ उसकी रेलेवेंट फी भी आ रही है, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उसको मैन्युअली पकड़ के वर्कआउट करें, और एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम सिस्टम से कहें, कैमरा बंद है, सिस्टम से कहें कि उसका सम निकाल के दे। तो डेफिनेटली जो सिस्टम का आया हुआ सम होगा दैट वुड बी मोर ऑथेंटिक एज कंपेयर टू द मैनुअल वर्क विच इज डन बाय कैलकुलेटर। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल टोटल। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल टोटल। अच्छा जी, कंट्रोल टोटल समझ आ गया, रेंज चेक हो गया, एग्जिस्टेंस चेक हो गया, सीक्वेंस चेक हो गया, कंप्लीटनेस चेक हो गया, और डुप्लीकेट चेक हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैच टोटल। बैच टोटल ये कंट्रोल टोटल की एक फॉर्म है। जिस तरह आपके पास कहते हैं 100 बच्चे आए थे, अब ये 100 बच्चे हम कहते हैं कि 5 डिफरेंट क्लासेस के हैं। कुछ बी लॉ के हैं, कुछ ऑडिट के हैं। लेट्स सपोज 20-20 एडमिशन है 5 क्लासेस के। इसका मतलब है कि 5 बैच बन गए। 5 बैच हमारे पास आ गए हैं। हर बैच को ऐड करना और कंपेयर करना बैच वाइज, ये कहलाएगा बैच टोटल। बैच वाइज अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये कहलाएगा बैच टोटल। तो कंट्रोल टोटल सबको ऐड करना, और अगर मैं इसको बैच वाइज करूं, तोड़ तोड़ के सेग्रीगेट करके करूं, तो ये कहलाएगा मेरे पास बैच टोटल। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बात समझ आती है? फिर मैं आखिरी बात करूंगा, दैट इज चेक डिजिट। मगर उससे पहले मुझे आपसे क्लियरेंस चाहिए कि क्या आपको ये सारी कहानी क्लियर हुई है या नहीं हुई। अच्छा जी, now let's talk about the last topic, that is check digit। check digit ये वाहिद एरिया है जहां मैंने पेन निकाल ली। जो सामने लिखा हुआ है उसको फिलहाल भूल जाए, और जो बता रहा हूं उस पे आपने फोकस रखना है। जो जो मेंशन है सामने इग्नोर करें, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू आपने सिर्फ उसको ही ध्यान देना है। और मैं ओपन करता हूँ एक व्हाइट बोर्ड आपके सामने और आपको बताता हूँ व्हाट इज चेक डिजिट। आई कैप इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकता है, न्यूमेरिकल टाइप। चेक डिजिट, चेक डिजिट। सर एक नंबर है हमारे पास, मैं अभी बुक वाली मिसाल ही लेके चल रहा हूँ। 3, 4, 6, 7। आपने अक्सर देखा होगा आईडी कार्ड्स के अंदर, आईडी कार्ड्स में ना एक डैश आती है, जिस तरह 35, 200, -11, 3, 6, 4, 8, 7, -5। ये जो डैश है ना, ये डैश, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चेक डिजिट। ऑडिट के अंदर मॉड्यूलस 11 चलता है। मॉड्यूलस 11 यूज होता है चेक डिजिट के लिए। ये बेसिकली ऐसी कीज होती हैं जो कि सिस्टम को एक वैलिडिटी प्रोवाइड करती हैं कि हाँ, ये कोड हमारे सेटअप के अंदर मौजूद है।
ये कोड हमारे सेटअप के अंदर मौजूद है। चेक डिजिट क्या है? चेक डिजिट हम एक एक्स्ट्रा डिजिट देते हैं, हम एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड कर देते हैं, और ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि यूनिक होता है। एक ऐसा नंबर जो कि यूनिक है, एक एक्स्ट्रा नंबर जो कि यूनिक है, हम ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम उसको खुद ही ऐड करता है, ये चेक करने के लिए कि क्या इससे पहले वाला तमाम डाटा दुरुस्त एंटर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो एंड के ऊपर -5 आ रहा है ना, ये -5 बेसिकली क्या है? चेक डिजिट है। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा डिजिट जो कि यूनिक है, और ये पिछले सारे कोड को पकड़ के वैलिडेट कर रहा है कि क्या ये सारा कोड करेक्ट है या नहीं। इसको करना कैसे है, आइए देखते हैं। लेट से मेरे पास एक नंबर है 3467, और सिस्टम ने लगाना है इसके साथ एक अदर चेक डिजिट। उसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। अब आपने करना सिर्फ ये है कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है रिवर्स ऑर्डर में। ये एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। रिवर्स ऑर्डर में पकड़ के आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो अब 5 3 जार 15, 4 4 जार 16, 6 3 जार 18, 7 2 जार 14, x 1 जार x 1 जार x। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 4, आपके पास आंसर आएगा ऐड करने के बाद 63। 63 आपके पास आ रहा है, 63 प्लस एक्स, मगर इज इक्वल टू क्या? ये मिसिंग है। इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो मिसिंग है। और आपने फॉलो क्या करना है? मॉड्यूलस 11। अब आपने सोचना है, सोचना ये है कि 63 में मैं ऐसा एक क्या नंबर ऐड करूं जो कि मुझे एक ऐसा नंबर बना दे जिसको मैं पूरा पूरा 11 पे डिवाइड कर सकूं, जिसको मैं पूरा पूरा 11 पे डिवाइड कर सकूं। तो 63 में ऐसा क्या ऐड करूं कि एक ऐसा नंबर आए जो कि पूरा पूरा 11 पे डिवाइड हो सकता है? बताइए जरा। 63 में मैं क्या ऐड करूं? 3 ऐड करूं। 63 प्लस 3 इज इक्वल टू 66, और ये 66 पूरा पूरा किस पे डिवाइड होता है? 11 पे। तो सर मेरा चेक डिजिट क्या आ गया? सर मेरा चेक डिजिट आ गया 3। तो ये बन जाएगा 3467-3। दिस इज चेक डिजिट, दिस इज चेक डिजिट 3467-3। अब अगर आप सिस्टम में डालें 3467-5, तो सिस्टम कहेगा नहीं, ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा 11 पे। ट्राई कर लें, ट्राई करें जरा। 3467-5, क्या ये पूरा पूरा आंसर 11 पे डिवाइड होगा? 63 प्लस 5, ये आंसर क्या आएगा? 68। और ये 68 पूरा पूरा 11 पे डिवाइड नहीं होता। मैं कहता हूं 3467-1, ये आंसर आएगा 64, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। मैं कहता हूं 3467-7, ये आंसर आएगा 63 प्लस 7 70, ये भी पूरा पूरा 11 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमने सिस्टम को कह दिया कि मैं वो नंबर दूंगा जिसको मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद वो 11 पे डिवाइड होगा, और अगर ऐसा नंबर में सिस्टम एंटर नहीं कर रहा, इट मीन्स कि सिस्टम मुझे एरर जनरेट करेगा कि जो तुम नंबर ऐड कर रहे हो वो नंबर क्या है तुम्हारा? गलत है। क्यों? वो नंबर हमारी प्रोसेसिंग के बाद पूरा का पूरा 11 पे डिवाइड नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड चेक डिजिट। एक ऐसा डिजिट जो कि आपने अपने ओरिजिनल कोड के साथ लगा दिया है, जो कि उसकी वैलिडिटी को वेरीफाई कर रहा है। इसका क्या फायदा है? हम ह्यूमन एरर से बच सकते हैं, हम ह्यूमन एरर से बच सकते हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? जी, ऑल डन, ऑल डन हो गया। विद दिस
चैप्टर 5 कम्स टू एन एंड। अब मैंने क्या करना है, मैं आज जाने से पहले आपको फ्रॉड की वीडियोस दे के जाऊंगा। सॉरी, फ्रॉड मैं अपलोड करवा के जाऊंगा पोर्टल के ऊपर, ताकि आप कल और परसों फ्रॉड देख सकें। तो फ्राइडे एंड सैटरडे आप लोगों ने फ्रॉड फ्रॉड खेलना है। जी जी, ये हमेशा सिंगल डिजिट ही होगा। तो आपने फ्राइडे और सैटरडे को फ्रॉड देखना है, और संडे को हम आपसे टेस्ट ले लेंगे फ्रॉड का, ताकि मंडे को जब आप आए तो चैप्टर 6 के लिए तैयार होके आए। ठीक है जी। ऑल डन। ऑल डन हो गया। ओके हो गया। कल मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए, नहीं कल नहीं, सॉरी, मंडे को मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।